हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल में आपका स्वागत है एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हम लोग जो देख रहे थे पार्ट 1 में द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 1 को देखे थे और क्वेश्चन नंबर 2 को आज देखेंगे हम लोग। इसमें क्या बताया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कुछ वर्ड फॉर्मेट दिया गया है, उस वर्ड फॉर्मेट को पहले हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फिर जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन आता है तो हम बोलेंगे वो क्या द्विघात समीकरण के रूप में है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई जो दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी जो क्षेत्र है, कोई एक आयताकार प्लॉट है मान लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है जिसका पूरा क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद बताया गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी ये जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई, माना कि भूखंड की चौड़ाई, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, यानी ये चौड़ाई जो है कितना, वो x है। तो चौड़ाई x है तो बताया गया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। यानी चौड़ाई का दोगुना यानी x का दोगुना हो जाएगा 2x और उससे एक अधिक है यानी 2x प्लस 1 है। तो यहाँ से लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। अब फिर बताया गया है कि ये जो आयतकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, हम लोग एग्जाम में इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू जो होता है लंबाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हम लोग लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है एल इंटू बी। तो हम लोग पहले यहाँ क्या करेंगे, जो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, तो हम लोग यहाँ 528 लिखेंगे। एल इंटू बी, तो लेंथ हो गया हम लोग का 2x प्लस 1 और हम लोग का ब्रेथ कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मेट आया। अब इस फॉर्मेट को हम लोग और सिंपल करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे तो हम लोग को आगे देखते हैं क्या क्या मिलेगा। फिर हम लोग इस पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 528 को इधर ले जाएंगे, पूरा टर्म को इधर लेके आएंगे। तो सिंपल हम लोग कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को ये फॉर्मेट प्राप्त हो गया इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट हम लोग को मिला इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ए इक्वल टू 2 है। और यहाँ डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना, 2 है, जो कि द्विघात समीकरण का पहला कंडीशन है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हुआ है, यानी इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ, ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, पहला क्वेश्चन में लिख रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से सजा के लिखना पड़ेगा। आप एक फिगर इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आयत का भूखंड का फिगर आयतकार है तो आयत का पिक्चर बना देंगे हम लोग, डायग्राम बना देंगे पेंसिल से। उसके बाद हम उसका लेंथ को लिखेंगे, ब्रेथ को लिखेंगे, या बीच में आप एरिया को लिख सकते हैं और इस प्रकार से बना सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल कितना है, 306 है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक हम लोग मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक कितना है, x। हम लोग पहला पूर्णांक को x मान लेते हैं। तो इसलिए
दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दूसरा क्रम दोनों क्रमागत पूर्णांक है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मतलब एक के बाद एक है तो उसके बाद क्या होगा, वो x + 1 हो जाएगा। पहला अगर 2 है तो 2 के बाद जो धनात्मक पूर्णांक क्या आता है, वो 3 ही आता है ना। या 3 पहला है तो 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। या 4 अगर पहला है तो 4 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से अगर x पहला है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब प्रश्न से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। दोनों का कितना है, गुणनफल 306, यानी पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक इक्वल टू 306, यानी x इंटू एक्स + 1 इक्वल टू 306। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो x इंटू एक्स x² + x इक्वल टू 306, ये आपको मिला। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और पूरा राइट हैंड साइड को हम लोग 0 कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं x² + x माइनस 306 यानी 306 इक्वल टू 0। ये आपको समीकरण प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तुलना करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते ही है, तो ax², यहाँ a की वैल्यू 1 है, या डिग्री ऑफ इक्वेशन भी 2 है, प्लस bx, यहाँ b का वैल्यू भी 1 है एंड c का वैल्यू है -306। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है पूरा दो जो धनात्मक पूर्णांक है ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। तो यह भी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यानी पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन जो है, रोहन की माँ है जो उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब आज से 3 साल बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम लोगों को इक्वेशन को निकालना है। तो पहला क्या दिया हुआ है कि रोहन का जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे रोहन का आयु कितना है। तो माना कि रोहन का आयु, पहला हम लोग स्टेप क्या होगा कि मान लेंगे रोहन का आयु, माना कि रोहन का आयु 1 वर्ष है, ठीक है। तो क्वेश्चन से उसकी माँ का आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ का आयु क्या हो जाएगी, बताया गया कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगा यहाँ पर। और आज से 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल दिया हुआ है, जो उन दोनों का आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आज से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु कितनी हो जाएगी, अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगी, x + 3 हो जाएगा। उसके बाद रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा, आज x + 26 है तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 26 + 3 यानी x + 29 हो जाएगा। यार अब बताया गया कि दोनों का जो आयु का गुणनफल है 3 वर्ष के पश्चात वाले आयु की गुणनफल कितना दिया हुआ, वो है 360। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, अब दोनों का गुणनफल है x + 3 और x + 29, ये है आपका 360। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x + 29, ये आप जानते हैं कि अलजेब्रा में कैसे हम लोग दो टर्म को गुना करते हैं। एंड x + 29 इक्वल टू 360। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² + 29x + 3x + 3 9 जा 7 एंड 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 60, 3 9 जा 27, 7 2 तो 87 हो जाएगा इक्वल टू 360। इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर देखने में दिक्कत हो रहा होगा आपको। तो x² + 29x + 3x, तो 29 और 3 हो गया 32x + 87। इस 360 को हम इधर लाएंगे, इधर के टर्म को हम लोग 0 करेंगे, तो इधर का टर्म हो गया आपका 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए x² + 32x
माइनस करेंगे तो कितना बड़ा में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 7 3 चला गया, 9 तो 7 चला गया और हो गया हम लोग का 2, तो 273 हो गया। तो आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया ये। अब इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या द्विघात समीकरण के रूप में है, यानी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। तो आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा लंबा था, इसमें कुछ भी नहीं था। सिंपल क्या था कि पहले हम लोग को रोहन की आयु लिखना था। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब रोहन की माँ का आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 ईयर हो जाएगा। उसको 3 वर्ष पश्चात की बात करना है। तो 3 वर्ष पश्चात क्या है, रोहन का आयु x + 3 है, क्योंकि आज x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3। और रोहन की माँ का आयु आज अगर x + 26 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 29। अब फिर दोनों को नॉर्मली अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कर दिए बीजगणितीय गुणा करके, और राइट हैंड साइड को हम लोग 0 करेंगे। जब इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में 360 को, तो ये इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो कितना की दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और वो समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। यानी उस रेलगाड़ी की चाल अगर 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो क्या उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटा ज़्यादा समय देनी पड़ती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग इसके इक्वेशन को फॉर्मेट में लाएंगे और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है पहला x किलोमीटर पर आवर है। बहुत बढ़िया से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना कि जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है तो वो कितनी दूरी तय करती है, तो दूरी तय करती है वो 480 किलोमीटर। हम लोग फार्मूला जानते हैं, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी इंटू समय होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो समय कितना लिया गया, तो लिया गया समय निकालेंगे हम लोग। लिया गया समय हम लोग का हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ दूरी तय कर रहा है 480, तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो यहाँ दूरी 480 किलोमीटर है और चाल x है, तो चाल यहाँ x लिख देंगे। ये हो गया आपका पहला। दूसरा टर्म में बताया गया था कि अगर उसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे हम लोग, तो उस टाइम हम लोगों का नई चाल कितना हो जाएगा, कम करने के बाद जो चाल होगा तो हो जाएगा हम लोगों का x - 8 किलोमीटर पर आवर, नई चाल मतलब कम करने के बाद। तो उस टाइम वो हम लोगों को निकालना है कि कितना दूरी वो तय कर रहा है। तो हम लोग सिंपल यहाँ क्या करेंगे, कितना समय में तय कर रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो समय इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ दूरी वही है 480, चाल चेंज हो जाएगा x - 8, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोला गया है कि वो जो है 3 घंटा अधिक समय लेती है अगर उसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 480 बटे x - 8, और फिर हम लोग माइनस करेंगे इसको पुराने समय से, तो उसको कितना घंटा समय ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा का समय ज़्यादा लग रहा है उसको। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप इसको देखिए बहुत बेहतर बढ़िया से, x - 8 और यहाँ x हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग हो जाएगा 480x हो जाएगा, और फिर माइनस x - 8 और 480 इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस टर्म को हम लोग उधर ले चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 480x - 480x प्लस हो जाएगा 8 से इसको गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 3640। इस टर्म को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 8x। अब आप देख सकते हैं इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं हम, और हम लोग के पास जो बचा रहेगा वो हो जाएगा, इस टर्म को हम इधर लिख रहे हैं, आप राइट हैंड साइड के टर्म को LHS साइड में लिख रहे हैं हम। चलिए इसको इधर ही कर लेते पहले, 3640 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है या इस टर्म को हम उधर लेके जाएंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा
3x² माइनस 24x प्लस 3640 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो क्या पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है। तो ये रेलगाड़ी का जो चाल है वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। तो आज 4.1 का पूरा जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गया है। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और आगे का चैप्टर को हम लोग देखेंगे। आप आई बटन से क्लिक करके 4.2 को देख सकते हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।